हेलो एवरीवन, आज की इस लेक्चर में हम बात करेंगे ओड टू अ नाइटिंगेल के बारे में, जो कि जॉन कीट्स द्वारा लिखा गया है, जो कि आपके पालग्रेव की गोल्डन ट्रेजेडी का मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएम है। ठीक है, इससे पहले आपके 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएम का क्रिटिकल एप्रिसिएशन करवा चुका हूं मैं, जिसमें पहला था टू द स्काईलार्क, दूसरा था द पुल्ली, तीसरा था माई लास्ट डचेस, और ये चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएम का क्रिटिकल एप्रिसिएशन है। इसके अलावा एक और आएगा जो है टू अ स्काईलार्क, जो कि मैं कल करवा दूंगा। ठीक है, तो इसी के साथ पाँचों टॉपिक को अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा और अच्छे से करके जाइएगा, इसमें से एक ना एक आ जाएगा। और देखिए, क्रिटिकल एप्रिसिएशन का एक फॉर्मेट मैं तैयार कर रहा हूं, जो कि आपको कल या परसों तक मिल जाएगा। उसी फॉर्मेट पे आप लिखिएगा ना, तो कोई भी अगर एक्सप्लेनेशन आएगा तो उसमें आ जाएगा, उसी तरीके से आपको लिखना है। ठीक है, एक से सेम टू सेम फॉर्मेट रहेगा सभी के सभी पोएम के क्रिटिकल एप्रिसिएशन के लिए। तो देखिए, इंट्रोडक्शन में क्या है, ओड टू अ नाइटिंगेल का, इसको इंट्रोडक्शन से अच्छे से कवर कीजिएगा। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में है, द पोएम ओड टू अ नाइटिंगेल इज अ ब्यूटीफुल्ली कंपोज बाय, किसके द्वारा कंपोज किया गया है? जॉन कीट्स के द्वारा। ठीक है, अब ये जॉन कीट्स के द्वारा किया गया। अब देखिए आगे क्या है, दिस पोएम वाज कंपोज्ड इन द स्प्रिंग सीजन, ये स्प्रिंग सीजन में कंपोज किया गया था 1819 के। ठीक है, 1819 में क्या स्प्रिंग सीजन में इसको कंपोज किया गया था। एंड इट वाज पब्लिश्ड इन जुलाई 1819, और ये स्प्रिंग सीजन में क्या किया था, कंपोज किया गया था, और इसको 1819 में इसको पब्लिश भी कराया गया था इन इशू ऑफ द एनुअल ऑफ द फाइन आर्ट्स। ठीक है, एनुअल ऑफ द फाइन आर्ट्स के जो पोएम का कलेक्शन था उसमें। अब देखिए, ओड टू अ नाइटिंगेल इज द मोस्ट फेमस ओड ऑफ जॉन कीट्स। ओड टू अ नाइटिंगेल जितने ओड्स हैं ना जॉन कीट्स के, वो काफ़ी सारे फेमस रहे हैं, सारे के सारे लगभग फेमस ही रहे हैं। जैसे ओड टू ऑटम था, ये सब बहुत ही फेमस रहा। लेकिन ओड टू अ नाइटिंगेल में, ओड टू अ नाइटिंगेल भी एक ऐसा पोएम है जो कि उनका बहुत ही फेमस पोएम है। ठीक है, ओड्स की सीरीज़ का। अब देखिए, ऑथर की बात करें तो ऑथर के बारे में मैं थोड़ा जानता हूँ, मतलब मैं बता रहा हूँ कि देखिए, जॉन कीट्स वाज वन ऑफ द मोस्ट फेमस नेम ऑफ द सेकेंड जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोएट। रोमांटिक एज के वो सेकेंड जनरेशन के पोएम थे। रोमांटिसिज्म मैंने पढ़ाया था, रोमांटिक पीरियड, तो उसमें मैं बताया था ना आपको, जॉन कीट्स जो थे रोमांटिक एज के सेकेंड जनरेशन के पोएट थे। ठीक है, अलॉन्ग विथ बैरन और पीबी शैली, इसके साथ साथ पीबी शैली और बैरन भी उस एज के बहुत ही फेमस पोएट रहे हैं। जॉन कीट्स वर्क वाज पब्लिश्ड ओनली 4 ईयर बिफोर हिज डेथ, और जॉन कीट्स के जितने भी वर्क थे वो 4 साल पहले उसके डेथ से पहले पब्लिश कराया गया था। फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस एट अ वेरी यंग एज, और उसका जब डेथ हुआ था वो ट्यूबरक्लोसिस की वजह से उसको बहुत ही कम एज में उसकी डेथ हो गई थी, 25 साल की उम्र ही थी और उसकी डेथ हो गई थी। ठीक है, उसके बाद क्या है यहाँ पे, तो देखिए उसके बाद है A few weeks after Keats' death, Shelley wrote Adonais with his elegy on Keats। देखिए, कुछ समय बाद उसके जॉन कीट्स के डेथ के बाद शैले, पीबी शैले क्या किए, एक एडोनाइज नाम का एक एलिजी लिखी। एलिजी का मतलब क्या होता है, एक शोक गीत, जो कि मैंने पढ़ाया था आपको, जो कि लिटरेरी टर्म वाले सीरीज के तीसरा है, उसमें शायद मैंने पढ़ाया था। ठीक है, तो एलिजी क्या होता है, एक शोक गीत होती है जो किसी के मरने पर लिखी जाती है। तो एडोनाइज नाम का जो है शोक गीत लिखा गया था शैले के द्वारा, पीबी शैले के द्वारा, किसके ऊपर, जॉन कीट्स के ऊपर। ठीक है, अब ऑथर के बारे में भी अच्छे समझ गए होंगे। अब इसके थीम क्या है इस पोएम का, तो थीम के बारे में जानते हैं। तो देखिए, द मैन थीम इसका है क्या है, ओड टू अ नाइटिंगेल का आर डेथ। इसका मैन थीम में डेथ आता है, मोरालिटी आता है, इमोर्टेलिटी आता है। ठीक है, इमोर्टेलिटी नेचर का आता है, उसके बाद ह्यूमन सफरिंग एंड पोएटिक इमेजिनेशन। इसमें ये 5 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला तो इसमें डेथ के बारे में चर्चा की जाती है, इमोर्टल एंड मोर्टेलिटी की बात की जाती है, उसके नेचर की बात की जाती है, ह्यूमन सफरिंग कैसे करता है, ह्यूमन की लाइफ हमेशा सफरिंग होती है, उसके बारे में चर्चा होती है, और पोएट की इमेजिनेशन दिखाती है इसमें। तो इसका थीम भी यही है। अकॉर्डिंग टू हिम, डेथ इज़ द एंड ऑफ ऑल पीपल, कि हर एक, मतलब सारे के सारे इंसान का जो एंड होता है उसका डेथ के साथ हो जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, विच इज़ अनअवॉइडेबल, ठीक है, जो कि अवॉइड हम नहीं कर सकते डेथ को। ठीक है, उसके बाद इज़ द पोएम सेंट्रल ऑफ थीम, और ये जो है ये बातें सेंट्रल थीम है इस पोएम की। अब आगे बात करते हैं, तो देखिए स्ट्रक्चर की बात करते हैं, जो कि आपकी क्रिटिकल एप्रिसिएशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो स्ट्रक्चर इस पोएम की राइमिंग स्कीम की पहले बात की जाए, तो इसकी राइमिंग स्कीम है आपका ए बी सी डी ई। ठीक है, अब राइमिंग स्कीम क्या होती है, तो लास्ट वाली जो पोएम की लाइन होती है, लास्ट वाली जो साउंड होती है, लास्ट वाला जो वर्ड होता है वो सेम साउंड से ख़त्म होता है ना, तो उसी तरीके से राइमिंग स्कीम निकाली जाती है, जो कि मैंने इससे पहले कई बार मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है,
उसके बाद है क्या, प्राइमरली यूज्ड इन ऑल मोड्स ऑफ द टाइम। और देखिए ये जो राइमिंग स्कीम सारे के सारे उस टाइम के सारे जो ओड्स लिखे जाते थे सब में यही यूज़ किए जाते थे, ठीक है। ए बी सी डी ई, यही राइमिंग स्कीम। अब उसके बाद क्या है, द ओड कंटेन 8 स्टेंजा। क्या है, ये जो ओड कंटेन किए कितने, ये जो इसमें जो ओड है लिखे सारे के सारे जितने स्टेंजा है वो कितने स्टेंजा है, 8 स्टेंजा है। एंड ईच ऑफ विच इन 10 लाइन्स, और सारे के सारे स्टेंजा कितना कैरी करता है लाइन, 10 लाइन कैरी करते हैं। उसके बाद क्या है, द मीटर ऑफ ईच स्टेंजा इज एन, इसके मीटर की बात की जाए, मीटर इससे पहले मैं द ईव ऑफ सेंटेंस के सेकेंड लेक्चर में मैं बता चुका हूँ कि मीटर क्या होता है, सिलेबल क्या होता है, ठीक है, राइमिंग स्कीम क्या होती है, तो उसको देख के आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूंगा। द मीटर ऑफ ईच स्टेंजा इज एन आयम्बिक पेंटामीटर। आयम्बिक पेंटामीटर का मतलब है कि 5 सिलेबल होंगे, तो मीटर इस पोएम की क्या है, आयम्बिक पेंटामीटर है। एक्सेप्ट, सिर्फ किसको छोड़ के, 8 स्टेंजा को, 8वीं लाइन को, 8 स्टेंजा हो गया यहाँ पे, 8 लाइन के स्टेंजा को। देयर आर 6 सिलेबल पर लाइन रेदर देन 10। देखिए 6th स्टेंजा जो है, 8th स्टेंजा जो है ना उसमें 6 सिलेबल है, उसमें मीटर जो है 6 सिलेबल है, मतलब वो आयम्बिक हेक्सामीटर में लिखा गया है। अब चलिए स्ट्रक्चर को अच्छे से याद रखिएगा। अब इसके बाद सेंट्रल आइडिया की बात कर लेते हैं, जिसमें समरी वगैरह थोड़ी सी लिख देते हैं। तो सेंट्रल आइडिया, इसके सेंट्रल आइडिया के बारे में पता कर लेते हैं। तो एज वी नो दैट, जैसा कि हम लोग जानते हैं, ओड टू एन एंगल इज रिटन बाय जॉन कीट्स, जो कि रिटन किसके द्वारा किया जाता है, कंपोज किसके द्वारा किया गया है, जॉन कीट्स के द्वारा। विच इज़ कंसिडर एज हिज मोस्ट पर्सनल ओड, ये जो काफ़ी सेंट्रलाइज ओड रहा था, बहुत ही फेमस ओड रहा था। मोर एंड हिज मोस्ट परफेक्ट ओड, इसका बहुत ही परफेक्ट ओड ये बैठा था, ठीक है। इसका इमेजिनेशन को गजब तरीके से इसमें दिखाया गया है कि कितना इमेजिन कर रहे थे इस पोएम में, क्योंकि नॉन फिक्शन, सारी की सारे पोएम लगभग नॉन फिक्शन ही होती है। एंड एस्केपिस्ट इज दैट काइंड ऑफ, और देखिए यहाँ पे एक वर्ड आता है एस्केपिस्ट, ये क्या होता है, तो देखिए एस्केपिस्ट मतलब है काइंड ऑफ पर्सन, एक ऐसे तरह का पर्सन होता है हु ट्राइज टू अवॉइड द हार्ड रियलिटी, जो कि लाइफ के, जो कि जीवन के हार्ड ट्रूथ को अवॉइड करते हैं, जो सच है उसको वो जानना ही नहीं चाहते हैं। एंड वांट्स टू लिव एन इमेजिनरी वर्ल्ड, और वो कहाँ जाना चाहता है कि इमेजिनरी वर्ल्ड में हमेशा खोया रहता है। मतलब एस्केपिस्ट का मतलब है कि एक ऐसा पर्सन होगा जो कि जो ट्रूथ है, जैसे कि वो इंसान मरेगा ही, इंसान है तो उसको वो ना सोच के ऐसा वो सोचेगा इमेजिनेशन में कि हम कभी मर ही नहीं सकते, ऐसा वो लाइफ चाहता है। तो एस्केपिस्ट इज द काइंड ऑफ पर्सन, एक ऐसे टाइप का पर्सन होता है जो कि अवॉइड करता है अपने हार्ड रियलिटी को, जो ट्रूथ है हार्ड लाइफ की, एंड वो वांट्स टू, वो जाना चाहता है कहाँ, इमेजिनरी वर्ल्ड। एंड दैट कैन बी क्लियरली सीन इन ओड ऑफ नाइटिंगेल, ओड टू अ नाइटिंगेल, और ये हम क्लियरली देख सकते हैं ओड टू अ नाइटिंगेल में जॉन कीट्स का जो हाल होता है, जो उसे नशे में क्या सब होता है, बहुत सारी चीज़ जो कि मैंने पढ़ाया था 4 स्टेंजा में, उसको देख लीजिएगा। इन दिस पोएम द पोएट पर्सनैलिटी वॉन्ट्स टू लीव द वर्ल्ड फुल ऑफ पेन। देखिए इस पोएम में क्या है, पोएट की पर्सनैलिटी क्या है, पोएट की पर्सनैलिटी मतलब पोएट को क्या दिखाया गया, वॉन्ट्स टू लीव द फुल वर्ल्ड फुल ऑफ पेन। वो क्या देखते हैं, उसकी पर्सनैलिटी को कैसे दिखाया जाता है, वो कैसा सोचते हैं कि ये वर्ल्ड जो है फुल ऑफ पेन से, ये जो पूरी की पूरी दुनिया है पूरे पेन में है, सफरिंग करती है पूरी की पूरी जीवन। एंड गो टू द वर्ल्ड ऑफ नाइटिंगेल, लेकिन अगर हम जाते हैं वर्ल्ड, किसके वर्ल्ड में, नाइटिंगेल के वर्ल्ड में, जहाँ वेयर इज ओनली पीस एंड हैप्पीनेस ऑल अराउंड, जहाँ हमको क्या मिलता है, पूरी तरीके से पीस हैप्पीनेस देखने को मिलता है, जबकि इंसानों की बस्ती में, मतलब इंसानों की दुनिया में हमेशा फुल पेन रहता है और सफरिंग रहता है। इसलिए वो कहाँ जाना चाहता है, किसके, नाइटिंगेल के वर्ल्ड में। अब इसके आगे देखते हैं थोड़ी सी, तो देखिए यहाँ पे क्या है, द पोएम क्या है, द पोएम ओड टू अ नाइटिंगेल शोज वेरी क्लियरली कन्फ्लिक्ट बिटवीन। देखिए ये जो ओड टू अ नाइटिंगेल कन्फ्लिक्ट करता है, दिखाता है किसके बीच की कन्फ्लिक्ट को दिखाता है, बिटवीन द हैप्पीनेस एंड इमोर्टैलिटी, हैप्पीनेस को और इमोर्टैलिटी, अमरणशील, मतलब किसके लिए ये यूज़ किया गया है, नाइटिंगेल का जीवन कैसा दिखाता है कि हैप्पीनेस से भरा हुआ है और इमोर्टैलिटी है उसकी आवाज़, जबकि यहाँ पे बर्ड इमेजरी एंड मोर्टैलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, लेकिन ह्यूमन लाइफ को कैसा दिखाया जाता है, मोर्टैलिटी और इमेजनरी दिखाया जाता है, ठीक है। जबकि वहाँ पे नाइटिंगेल की लाइफ को हमेशा हैप्पीनेस और इमोर्टैलिटी दिखाया जाता है, और ये इसका मेन थीम भी है। अकॉर्डिंग टू द पोएट इज रियल वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरर, पोएट के अनुसार ये जो रियल वर्ल्ड है, जो हमारी दुनिया है, भौतिक दुनिया है, ये फुल ऑफ सॉरर, सफरिंग, फ्रस्ट्रेशन एंड पेन, जो कि पेन से, फ्रस्ट्रेशन से, दर्द से सफ़र करती है और हमेशा भरी रहती है।
उसके बाद इट इज़ अ वर्ल्ड चेंज वेयर एवरीथिंग इज ट्रांजिटरी एंड शॉर्ट लिव ब्यूटीज लव एंड यूथ। और इस दुनिया में क्या है कि सारी की सारी चीज़ें जो है वो काफ़ी कम दिनों के लिए है, ठीक है, शॉर्ट लिव्ड है। जैसे कि ब्यूटी थोड़ी दिन के बाद चली जाएगी, लव वगैरह यूथ वगैरह सारी की सारी थोड़ी दिन के बाद कम हो जाएगी, ठीक है। एवरीथिंग सफ़र्स फ्रॉम डीके एंड डिस्ट्रक्शन, जो कि धीरे धीरे डीके एंड डिस्ट्रक्शन, जिसकी धीरे धीरे डिस्ट्रक्शन होगी, धीरे धीरे कमती जाएगी ये सारी चीज़ें। दैट्स वाई टू एस्केप फ्रॉम रियलिटी ही रिएक्ट अ न्यू आइडियल वर्ल्ड। और वो कैसा देख लेते हैं, एक न्यू आइडियल वर्ल्ड के बारे में, क्योंकि ये वर्ल्ड में उसको लगता है कि सारी की सारी चीज़ कम दिनों के लिए है, बस शॉर्ट टाइम के लिए है। तो एक ऐसा दुनिया देखते हैं विद द हेल्प ऑफ इमेजिनेशन, क्योंकि इमेजिनेशन के ही दुनिया से ऐसी दुनिया देखी जा सकती है जो जिसमें सारी कुछ अच्छी हो। तो वो अपनी इमेजिनेशन के माध्यम से एक ऐसी दुनिया को देखते हैं वेयर एवरीथिंग इज़ अ ब्यूटीफुल, जहाँ सभी कुछ सुंदर हो, का सभी कुछ अच्छी हो, एंड परमानेंट हो। जैसे जवानी है किसी की तो वो परमानेंट हो, जैसे यहाँ पे सारी की सारी लव वगैरह ब्यूटी वगैरह हमेशा परमानेंट हो, ऐसा। बट इट इज़ नॉट पॉसिबल इन रियलिटी, लेकिन ये सब जानता है कि ये रियलिटी हो ही नहीं सकता, ये सारी की सारी इमेजिनेशन वाली वर्ल्ड है, ठीक है। जो कि लास्ट में ये जो है जॉन किट्स भी समझते हैं इस बात को। अब देखिए क्या है, समटाइम्स लेटर, इसमें क्या है बाद में देखिए, समटाइम्स लेटर हिज इमेजिनेशन ब्रेक्स, उसकी जो इमेजिनेशन वाली जो दुनिया होती है सारी को जब वो सोचते रहते हैं वो क्या होती है, टूटती है, ब्रेक्स डाउन। एंड ही से गुड बाय टू बर्ड, और वो क्या करते हैं, बर्ड के सामने जितने सारी के सारे सोचते रहते हैं, इमेजिन करते रहते हैं, उसको बाय बोलते हैं। और साथ ही साथ एज वेल एज, साथ ही साथ क्या करते हैं, द वर्ल्ड इमेजिनेशन एंड फेस द ट्रूथ, और इस वर्ल्ड की इमेजिनेशन को भी बोलते हैं और उसको भी गुड बाय बोलते हैं, ठीक है। इमेजिनेशन जो उसके दिमाग में चली उसको भी बोलते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, फेस द ट्रूथ, और ट्रूथ को फेस करते हैं। अब इसका मतलब क्या है, द एबव डिस्कशन shows that John Keats is not completely lost in the world। इससे हमको क्या सीखने को मिलता है कि ये जो है जॉन किट्स जो है नॉट कम्प्लीटली लॉस्ट द वर्ल्ड, ये जो इस वर्ल्ड में जो इमेजिनेशन में जो गया है, यहाँ ब्यूटी ऑफ फैंटेसी का यूज़ किया गया है। मतलब ये समझिए कि द एबव डिस्कशन शोज दैट जॉन किट्स इज नॉट कम्प्लीटली लॉस्ट इन द वर्ल्ड ऑफ ब्यूटी ऑफ फैंटेसी। ब्यूटी ऑफ फैंटेसी मतलब ये हो गया कि इमेजिनेशन के वर्ल्ड से वो पूरी तरीके कंप्लीट उसमें घुल नहीं गया, उसमें लॉस्ट अपने आप को नहीं कर गया, बल्कि उससे लास्ट टू लास्ट वो बाहर भी आ गया। सो इस प्रकार से हम क्या कह सकते हैं, सो किट्स वाज नॉट एस्केपिस्ट। एस्केपिस्ट किसके बोलते हैं, अभी बताए थे ना, तो इसीलिए हम इसको एस्केपिस्ट नहीं बोल सकते हैं वो, क्योंकि बाद में तो वो तो बाहर आ गया ना अपने इमेजिनेशन की लाइफ से, फ्रॉम लाइफ। एंड ही इज समटाइम्स लेटर बिलीव्ड एंड फाइनली एक्सेप्ट हिज लाइफ एज इट इज़। और वो उसके बाद क्या करते हैं, अपने लाइफ को एक्सेप्ट करते हैं, जैसे का जैसा उसका लाइफ चल रहा है उसी को एक्सेप्ट करते हैं। क्योंकि जॉन किट्स बहुत फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं, उसके बड़े भाई मर गए रहते हैं, उसकी गर्लफ्रेंड छोड़ गई रहती है, इसकी वजह से वो फ्रस्ट्रेशन में, उसकी कुछ बीमारियाँ वगैरह भी होती है, उसके लिए वो फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं, इसीलिए ऐसे वर्ल्ड की वो कल्पना करते हैं। अब देखिए इसकी बात क्या है, कंक्लूजन भी राइट करना है, क्योंकि यही तो माध्यम है कि क्रिटिकल एप्रिसिएशन को लिखने का। तो ओड टू अ नाइटिंगेल हाईली इम्प्रेसिव पोएम ऑफ जॉन किट्स, ये जो है हाईली इम्प्रेस करता है पोएम, ये जो है इमेजिनेशन वाली पोएम जो है ओड टू अ नाइटिंगेल काफ़ी इम्प्रेस करता है हम लोगों को। द पोएम इज़ एविडेंट दैट ही इज़ ट्रू रोमांटिक एंड अ प्योर पोएट, और ये पोएम दिखाता है कि ट्रू रोमांटिक पोएट है ये, मतलब इमेजिनेशन रोमांटिक पोएट्री में इमेजिनेशन का बहुत यूज़ किया गया था, तो इस पोएम में भी तो इमेजिनेशन का बहुत ही अच्छे तरह से यूज़ किया गया है। तो इसीलिए इसमें क्या बोले हैं, द पोएम इज़ एविडेंट दैट, ये एक एविडेंस की तरह यूज होता है जो कि दिखाता है हमें ट्रू रोमांटिक एंड प्योर पोएट, ठीक है, जॉन किट्स को। इट रिवेल्स ही इज अ प्योर पोएट, ये दिखाता है कि इसको प्योर पोएट, इसको किस चीज़ का, रोमांटिक है इसका। एंड इट रिवेल्स हिज स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन पावर, और ये इस पोएम में क्या अपने रिवेल करता है किसका, इमेजिनेशन स्ट्रॉन्ग पावर, इमेजिनेशन का स्ट्रॉन्ग पावर को। ही हैज़ प्रूव्ड दैट सॉन्ग ऑफ नाइटिंगेल इमॉर्टल एंड ह्यूमन बींग्स इज मॉर्टल, और ये प्रूव करके दिखाता है कि सॉन्ग नाइटिंगेल्स का जो है वो इमॉर्टल है एंड ह्यूमन बींग इज मॉर्टल है। सिडनी कॉल्विन, ये जो सिडनी कॉल्विन जो थे, ये कहते थे इस जॉन किट्स के बारे में, अबाउट दिस पोएम, इस पोएम के बारे में क्या बोलते थे, इट इज़ अमंग ऑफ द वेरिएट ग्लोरीज ऑफ इंग्लिश पोएट्री। ये जो पोएट्री है ओड टू अ नाइटिंगेल एक बहुत ही अजब किस्म का, एक गजब तरीके का एक पोएम है, किसका, जॉन किट्स का। तो इसी के साथ आपका क्रिटिकल एप्रिसिएशन खत्म होता है। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और इसके अलावा बस एक और बचता है ओड टू अ स्काईलार्क, उसको मैं कल करवा दूंगा। और अपने लोग की लास्ट क्लास 23 तारीख तक या संडे तक होगी, तो वहाँ तक आप देखते रहिए, क्योंकि एक दो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो अब आने वाले हैं।
वाले हैं, जैसे द रैप ऑफ द लॉक का और पेपर 1 का जो है ग्रुप ए का। ठीक है, तो इसी के साथ मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।